स्वागत अभिनंदन। मंचासी वरिष्ठ साहित्यकार अतिथियों का सादर वंदन। यहाँ मेरे बीच बैठे हुए, क्योंकि मैं विद्या भारती में भी प्रधानाध्यापक के नाते जिनकी सेना में काम कर चुका हूँ, आदरणीय राधेश्याम जी साहब का सादर वंदन। हम सभी यहाँ जिस वर्ग हेतु उपस्थित हुए हैं उसका नाम है कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग। यह वर्ग हमें कुछ बताता है। पहला, कार्यकर्ता, कार्य को करने वाला। यहाँ मेरे सामने जो समूह खड़ा है, बैठा है, यही वह समूह है जो संगठन का कार्य आगे करने वाला है। इसीलिए हम सभी कार्यकर्ता हैं। अलग अलग समय में अलग अलग हमारी भूमिकाएं हमारे संगठन के मार्गदर्शक महोदय द्वारा तय होती है और संगठन जैसा तय करता है उस भूमिका में हम तैयार होते हैं। दूसरा शब्द है अभ्यास। यह अभ्यास शब्द सामान्य हिंदी से है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अभ्यास का अर्थ क्या है? अंग्रेजी शब्द उसके लिए समानार्थी प्रैक्टिस बना है, यानी बार बार आपको पुनः स्मरण करवाना, बार बार बारंबार करवाना, वो अभ्यास होता है। हमने देखा है महाभारत में जब भीम अंधेरे में भोजन कर रहे थे तो अर्जुन ने उनको पूछा कि आप इस अंधेरे में भोजन कैसे कर रहे हैं? आपको कैसे पता हाथ को कि मुंह कान कभी भी इधर उधर क्यों नहीं जा रहा है? तो उन्होंने कहा, अर्जुन, केवल अभ्यास का विषय है। मैंने इसका अभ्यास किया, अंधेरे में भी सारे लड्डू मेरे मुंह में जा रहे हैं। और अर्जुन ने उसको मूल मंत्र माना और उसके बाद अंधेरे में उसने तीरंदाजी शुरू की और बाद में शब्द वेदी बाण जिसे हम कहते हैं वो उसने उससे सीख लिया। यानी अभ्यास से ही एक सामान्य कार्यकर्ता एक संगठक के रूप में संगठन के बीच में आता है। और यह जो वर्ग है, यह वर्ग केवल और केवल सभी कार्यकर्ताओं को पुनः अभ्यास करके हम कुशल संगठक बनाने के लिए, अच्छे साहित्यकार बनाने के लिए, अच्छे कार्यकर्ता के रूप में तैयार करने के लिए इस वर्ग को प्रतिवर्ष करते हैं। आज का विषय है हमारे आयाम। पहले ही विषय सोच करके और फिर जब जानकारी मिली कि तीसरा सत्र है भोजन के बाद, हम सभी जानते हैं भोजन के बाद के सत्रों की स्थिति क्या होती है। सत्र हो गए थे शाम। जो लोग इस सत्र में अपने आप को जीवित रख पाते हैं, वास्तव में वो बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हो सकते हैं, वरना अधिकांश इस सत्र में भोजन के बाद नींद की स्थिति में जाने लगते हैं। हमारे विपिन जी वैसा हमारे बीच में अभी नहीं है, नहीं चल रहा है। कहते हैं भूमि प्रणाम, भूमि वंदन करने लगे। तो यह सत्र ऐसा सत्र है जिसमें हमको बात जो हम करने जा रहे हैं, साथ के साथ चर्चा, आप लोग भी जब तक उसमें प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, सहभागिता नहीं करेंगे, तब तक वो मजा नहीं आएगा। क्योंकि हम कुछ नया ज्ञान आपके बीच में बताने नहीं जा रहे हैं। वह सभी ज्ञान जो आपको पहले से ध्यान है, केवल हम उसका अभ्यास कराने के लिए जा रहे हैं। और जब अभ्यास कराने जा रहे हैं तो नया उसके लिए हो सकता है जो आज पहली बार परिषद से जुड़ा है और पहली बार इस वर्ग में आया है। बाकी जो कई वर्षों से हमारे कार्यकर्ता के रूप में हमारे वर्गों में रहा है, उसको सभी जानकारी है। विषय है हमारा हमारे अपने आयाम। इस विषय पर भी हमारी बहस चली। कहा हमारे आयाम करने पर तुम्हारे आयाम का एक संभावना बनती है, तो क्यों ना इसको अपने आयाम किया जाए, ताकि अपने का फिर दूसरा विरोधी स्वर तैयार नहीं होता। तो चूंकि ये अपना संगठन है, अपने संगठन का अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अपने आयाम किया। आयाम अपने आप में बहुत ही शुद्ध हिंदी शब्द है। हम में से बहुत लोग इससे परिचित होंगे, बहुत लोगों को होगा कि आयाम शब्द नया लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा जिनको लगता है कि आयाम क्या है, आयाम का अर्थ आप क्या समझते हैं, आप इसमें अपनी सहभागिता दर्ज करें। बताएं आयाम क्या है? लक्ष्य। मैं बताता रहूंगा, वैसा तो फिर तो भूमि बंधन वाली संभावना बढ़ जाएगी। सोपान, कुछ लक्ष्य कह रहे हैं, कुछ आदेश, आपका उद्देश्य कह रहे हैं, हम कहाँ
संगठन के आयाम की बात करते हैं, जिसका अंग्रेजी शब्द है डायमेंशन, जिसका अंग्रेजी शब्द है डायमेंशन, आपका विस्तार कहाँ तक गया। जब हम परिषद के आयाम की बात करते हैं तो हमारे विषय में पूरी तरह से बात ध्यान में आनी चाहिए कि परिषद का आयाम क्या, आखिर परिषद क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ तक गया है। जब हम परिषद के डायमेंशन यानी उस आयाम की बात करेंगे, परिषद क्या क्या कर रहा है, जो जो परिषद काम कर रहा है उस क्षेत्र में परिषद ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो हमारे आयाम में वो सारे कार्यक्रम, वो सारे हमारी योजनाएं, वो सारे हमारे उत्सव उसमें आते हैं। इससे पहले वाला जो सत्र हमने किया था उसमें हमने हमारे उत्सव पर विभिन्न बहुत ही बृहद चर्चा हमने कर ली थी, जिसमें हमारे 3 उत्सव जो राष्ट्र के द्वारा दिए हुए हैं, केंद्र के द्वारा दिए हुए हैं, हम चैत्र प्रतिपदा, वाल्मीकि जयंती और महर्षि वेदव्यास जयंती को मनाते हैं, और चौथा जो राजस्थान में ले रखा है संत तुलसीदास जी की जयंती हम लोग मनाते हैं। ये 4 हमारे अनिवार्य उत्सव हैं, इस पर चर्चा व्यर्थ हो चुकी है। इसके अलावा संगठन को चलाने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करने होते हैं, तो उनमें बहुत एक जो प्रमुख काम है वो है हमारा कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग। यह अभ्यास वर्ग पहले केंद्र स्तर पर हुआ करता था, धीरे धीरे जब संगठन अपने विशाल वृक्ष की ओर आगे बढ़ा तो लगा कि हमको ये प्रदेश स्तर पर करना चाहिए, प्रदेश स्तर पर शुरू हुआ। फिर जब लगा कि नहीं अब हमें काम और बढ़ाना है तो हमने प्रांत स्तर पर शुरू किया। पिछली बार हम यही मिले थे और यहाँ चित्तौड़ प्रांत का यही कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग हमने किया था। इस बार हमने तय किया, चूंकि हमने 2024-25 में जो हमारी जन्म शताब्दी आ रही है, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा जो खड़ा किया हुआ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हमारा मातृ संगठन है, हमने भी लक्ष्य लिया कि हम इस अवसर पर 2025 में अपनी तहसील इकाइयों पर जाएंगे, तहसील की पूरी कार्यकारिणी खड़ी करेंगे। जब आप कार्य के विस्तार की सोचते हैं तो आपको फिर एक कदम और आगे बढ़ना पड़ता है। और आज गौरव की बात है कि चित्तौड़ प्रांत ने सबसे पहले ये विभाग अभ्यास वर्ग करने का साहस किया और आप लोगों के सहयोग से ये अभ्यास वर्ग सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी इस विभाग अभ्यास वर्ग में हैं। पहले प्रांत स्तर का था, ऐसे 8 विभाग हमारे प्रांत में हैं, 8 विभाग पर विभाग अभ्यास वर्ग होगा। अभी कुछ दिनों पहले नवंबर में 27 नवंबर रविवार को निम्बाड़ा चित्तौड़ विभाग का हुआ था। आज हमारा कोटा विभाग का है। अलग अलग विभागों के अलग अलग तारीखें हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं तक पहुंचने वाली है। ये कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग जिसमें हम कार्यकर्ता को याद दिलाते हैं कि काम कैसे करना है, क्या करना है, उसे एक दिशा होनी चाहिए। हर कार्यकर्ता के लिए हमारे पास कोई न कोई काम हो और हर काम के लिए हमारे पास कोई न कोई कार्यकर्ता हो। ये हमारा मूल मंत्र है जिसका हमें प्रयोग करना है। हम अक्सर देखते हैं खास करके परिषद और ऐसी साहित्यिक गतिविधियों में जब बहुत बड़े साहित्यकार हैं उनको पता चलता है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, तो लगता है उनको कि वो अध्यक्षता करने वाले मेरे कैडर से, मेरे लेवल से, मेरे स्तर से कम है, तो उस कार्यक्रम में नहीं जाते। कहीं न कहीं उनका अहम इस बीच में आ जाता है। तो कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता को हम जिम्मेदारी पूर्वक कुछ काम दें और हर काम के लिए कोई न कोई कार्यकर्ता हमारे पास रहे। हम इस मूल मंत्र का जो है वो प्रयोग करते हैं। यहां कार्यकर्ता से तैयार कैसे करेंगे, तो हम लोग, आप लोग अभी सदस्यता अभियान चला था, आप में से कुछ लोग सदस्यता अभियान में गए होंगे परिषद से नए सदस्यों को जोड़ने के लिए। यदि हम में से किसी ने 5 सदस्यों को जोड़ा है, नए सदस्यों को जोड़ा है, तो वो एक बार हाथ खड़ा करें ताकि हम उनका वंदन कर सकें। बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे 7, 8, 9 हाथ खड़े हुए हैं, यानी कि इन्होंने 5 कम से कम लोगों को जोड़ा। जब हम जोड़ने की बात शुरू करते हैं तो हम केवल अपने से जोड़ना शुरू करते हैं कि मेरा परम मित्र कौन है, मेरा मिलने वाला कौन है, मेरा रिश्तेदार कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है जो मेरी सुनेगा। क्योंकि अनजान को जोड़ने के लिए हम नहीं जाते, हम अपने को जोड़ने के लिए आते हैं। जब हम अपने को जोड़ते हैं तो वहां से अपनत्व का भाव के साथ ही जुड़ता है। वो पहली बार आपके कार्यक्रम में आया है केवल इसलिए नहीं आया है कि उसको साहित्य परिषद बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्रभावित था, वो इसीलिए आया है कि उसको आपके साथ जो लेकर के आया है उसका उसके साथ घनिष्ठ संबंध है।
अब वो उसको पहली बार लेकर के आया है, लेकिन अब हमारा दायित्व बनता है कि हम उस संपर्क को नियमित बार बार अभ्यास करके, बार बार संपर्क करके उस केवल परिचित से उसको कार्यकर्ता तक लेकर के आए, और कार्यकर्ता से फिर हम उसको अपने संगठन के विभिन्न पदाधिकारी के रूप में लेकर के आए, और फिर विभिन्न दायित्वों से आगे हम उसको भेजें। जैसे कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग होता है, ऐसे ही एक और अभ्यास वर्ग होता है, वो रहता है साहित्यकार प्रशिक्षण वर्ग, जो कि अपना काम साहित्य से संबंधित है। तो साहित्यकार को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कई बार हम ऐसा लगता है कि जो जन्मजात साहित्यकार होते हैं, ये तो हम ईश्वरीय देन है, हमें ऐसा महसूस हुआ, हमने लिख दिया, वो साहित्य सृजन हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमारे साहित्यकारों को दृष्टि देने की जरूरत है कि आखिर लिखे, मन में जो आ रहा है वो सब कुछ लिख दें, आवश्यक नहीं, क्या लिखें। तो जब हम क्या लिखने की बात आते हैं, तो अक्सर साहित्यकार के मुख से हमने सुना होगा, स्वांत सुखाय, मैं अपने सुख के लिए लिखता हूं, वो किसी की नहीं सुनता। आप सम्मान दे तो बहुत बढ़िया, नहीं दे तो कोई बात नहीं, मैं अपने सुख के लिए लिखता हूं, मेरे को अच्छा लगा मैंने लिखा, अपने लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूं, लोग उसको तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन स्वांत सुखाय, लेकिन ये स्वांत सुखाय का मंत्र है, ये आधा मंत्र, स्वांत सुखाय जगत हिताय। क्या लिखे? जो अपने सुख के लिए है, ये आधा सत्य है, जगत के हित के लिए है, यह पूरा सत्य है। यानी कि हमारी जो रचना, हम जो कुछ भी लिखने जा रहे हैं, चाहे वो लेख हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो गीत हो, अलग अलग रस को लेकर के हो, लेकिन उसमें जगत कल्याण छुपा हुआ हो, जो हमारे बाद भी दृष्टि दे, जगत को एक दिशा दे और जगत का कल्याण करे। आज हम सभी महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास जी की जयंती मनाते हैं, और उन्हीं के ग्रंथों से पूरे भारत में विभिन्न साहित्य उनके ग्रंथों को पढ़ करके लिखे गए। आज यदि वो उसमें कहीं भी किसी ग्रंथ में वाल्मीकि ने अपने आप को श्रेष्ठ बताया हो तो आप बता सकते हैं। उन्होंने राम के चरित्र को वहां उद्घाटित किया, हम लोगों के बीच में रामायण के रूप में रखा, और वो रामायण जन जन का ग्रंथ बन गया। बाद में सर्वाधिक भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में रामायण लिखे। यानी कि केवल स्वांत सुखाय जो लिखने की बात करते हैं, हम उससे सहमत नहीं है। वो आधी बात है, स्वांत सुखाय जगत हिताय। ये दो दृष्टि हमारी बहुत अच्छे से साफ रहनी चाहिए। कई बार जब हम परिषद के कार्यकर्ता के रूप में जोड़ने के लिए जाते हैं, तो हमारे यहाँ दो काम होते हैं। एक, हमारे समाज में पहले से स्थापित साहित्यकार, उन साहित्यकारों से संपर्क करके हम धीरे धीरे उन्हें अपने कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में बुलाते हैं, फिर धीरे धीरे उनको निमित्त बनाना शुरू करते हैं, फिर उनको सदस्य बनाते हैं, यानी कि कार्यकर्ता बनाते हैं। साहित्यकार को कार्यकर्ता बनाना। और दूसरा काम हम जो करते हैं, एक सामान्य से कार्यकर्ता को पहले कार्यकर्ता बनाते हैं, धीरे धीरे हम उसको अपने साथ रखते हैं। ऐसे प्रशिक्षण वर्गों में हमारे साथ रहता है, धीरे धीरे वो लिखना शुरू करता है, और वो कार्यकर्ता से साहित्यकार और स्थापित साहित्यकार की तरफ बढ़ता है। ये दोनों काम परस्पर दोनों तरफ से लगातार नियमित रूप से चलने वाले हैं, जो हम करते हैं। जब हम साहित्य की बात करते हैं, तो बात आती है प्रकाशन की। वो साहित्य जो प्रकाशित नहीं हुआ है, वो किसी काम का नहीं, लोगों तक पहुंचेगा नहीं। तो प्रकाशन जो है, वो भी हमारे आयाम का एक बिंदु है। और अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास ऐसे अपने ग्रंथों का प्रकाशन करता है। 25 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन कर चुका है। विभिन्न राष्ट्रीय संगोष्ठियों में, हम जो राष्ट्रीय संगोष्ठी भी अगला विषय रहने वाला है, कि हम राष्ट्रीय संगोष्ठी करते हैं, किसी न किसी विषय को हमारे केंद्र से दिया जाता है, इन विषयों पर आप राष्ट्रीय संगोष्ठी करें। उस विषय पर विषय के जानकार लोग, विषय के प्रमुख लोग, मेधावी लोग अपना आलेख लिखते हैं। उन आलेखों का संकलन होता है, उनमें से छटनी होती है, उन आलेखों का प्रकाशन होता है। और राष्ट्रीय संगोष्ठी जो हम 2 दिन के लिए मनाते हैं, 2 दिन तक वो उस विषय पर पूरा मंथन किया जाता है। मंथन के अंत में हम उस पुस्तक का विमोचन भी वहां करते हैं, और भी जो लेख रहते हैं उसको साहित्य परिषद अपने प्रकाशन से प्रकाशित करता है। कुछ किताबों का प्रकाशन भी विशेष करके कराता है। तो साहित्य परिषद कार्यकर्ता अभ्यास पर करता है, साहित्य परिषद साहित्यकार प्रशिक्षण पर करता है, साहित्य परिषद पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी आगे बढ़ती है। एक हर संगठन का अपना एक मुखपत्र होता है, हमारा भी अपना एक
जिससे कि पूरे संगठन की देश भर की जानकारी हमारे देश भर के कार्यकर्ताओं के बीच जा सके। अधिकांश लोगों के पास वो मुख पत्र आता है, उसका नाम साहित्य परिक्रमा है। महाराज जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो साहित्य परिक्रमा हमारा मुखपत्र है और ये मुखपत्र पहले जब हमने अखिल भारतीय साहित्य परिषद शुरुआत किया था तो परिषद संवाद के नाम से हमने एक पत्रिका निकाली और वो 8-10 पेज की पत्रिका होती थी और उसमें हम देश भर के कार्यक्रमों की जानकारी देते थे, कहाँ कौन से कार्यक्रम है, और अंत में किसी न किसी अच्छे साहित्यकार जो हमारे विचारों से भारत माता की जय करने के लिए निकला होगा, उस साहित्यकार का चित्र के साथ हम पर्चे वहां छापते थे। वह परिषद संवाद कहलाता था, जो 1990 से पहले चला करता था। उसकी सैकड़ों स्टाइल 10 रुपए में प्रति हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुंचते थे। बाद में लगा कि नहीं, हमारा एक मुखपत्र होना चाहिए, निकलना चाहिए और उसका एक विस्तृत रूप होना चाहिए। तो साहित्य परिक्रमा का प्रकाशन शुरू हुआ और साहित्य परिक्रमा के प्रकाशन में जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमेशा बजट, आर्थिक व्यय, ये हमारे ऊपर में भार होता है। हम उसको कैसे दूर करें? तो उस वक्त जो मंदिर ट्रस्ट था, उस मंदिर ट्रस्ट से 50,000 रुपए वार्षिक के रूप से सहयोग हमें मिला और हमने साहित्य परिक्रमा शुरू की। बाद में साहित्य परिक्रमा विज्ञापन भी लेने लगे और उस विज्ञापन के माध्यम से साहित्य परिक्रमा आत्मनिर्भर हो गई और आज की तारीख में साहित्य परिक्रमा किसी से कोई सहयोग नहीं लेती है और साहित्य परिक्रमा किसी लाभ के लिए नहीं चलती है, उस पर 1 रुपए का लाभ नहीं है। केवल अधिकतम कार्यकर्ताओं परिषद की बात पहुंचे, परिषद के लोगों के, साहित्यकारों की जानकारी पहुंचे, उसके लिए हम उस साहित्य परिक्रमा का हम लोग उपयोग करते हैं। आयाम में एक बिंदु आता है हमारा, हम लोग साहित्य संवर्धन यात्रा कई बार लिखते हैं, कई बार हम चला करके विषय देते हैं, उन विषयों पे लिखते हैं, और कई बार हम चाहते हैं कि वो लिखें जो आपने देखा है, अनुभूत किया है। तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद साहित्य संवर्धन यात्रा करवाती है, जिसमें अपने प्रमुख कुछ चयनित साहित्यकारों को अपने साथ लेती है और उनको ले जाकर के किसी स्थान पर, वो स्थान देश के अंदर भी हो सकते हैं और देश के बाहर भी हो सकते हैं। कई साहित्य संवर्धन यात्राएं जो है देश के अंदर भी की गई है और कई साहित्य संवर्धन यात्राएं देश के बाहर भी की गई, जिसमें लंदन और इंग्लैंड और श्रीलंका की यात्रा विदेश की यात्रा में रही है कि वहां जाकर के वहां के लोगों से मिलना, वहां की संस्कृति को देखना, वहां के साहित्यकारों से मिलना, चर्चा करना और फिर अपने अनुभूत सत्य को साहित्य यात्रा या यात्रा वृत्तांत के रूप में तैयार करना और वो लोगों तक पहुंचना, जिससे कि आप बिना गए भी जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये सारा दृश्य आप स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक अभी 3-4 वर्ष पहले एक शब्द आ गया था, अंग्रेजी का शब्द था, और कई साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए थे। वो पुरस्कार लौटाए जो एक विचारधारा से बंधे हुए थे, जिनको वर्तमान सरकार द्वारा जो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत कोई कार्य कर रही है तो उसमें बाधा पहुंचा और उन साहित्यकारों ने अपने सम्मान लौटाए। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का भी एक कार्यक्रम है जिसमें वो अपने साहित्यकारों को सम्मान करती है और उसका नाम उसने रखा है सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान। देश भर से साहित्यकारों को सभी भाषाओं में, क्योंकि हमारा ये जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद है वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जो देश की सर्वाधिक भाषाओं में, सभी भाषाओं में काम कर रहा है। केवल हिंदी में नहीं, केवल राजस्थानी में नहीं, केवल तमिल में नहीं, केवल कन्नड़ में नहीं, बल्कि देश की सभी भाषाओं में काम कर रहा है और हर भाषा तक अपने विचारों को और उन विचारों को आगे संपूर्ण देश में पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे 2 सम्मान समारोह अभी तक हो चुके हैं। एक दिल्ली में वो आयोजित हुआ था 2005 में और दूसरा भोपाल में 2012 में हुआ। एक में 12 साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया था, दूसरे में 14 साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया। यानी कि साहित्यकारों का सम्मान करना यह भी हमारा
एक आयाम का बिंदु है कि जो साहित्यकार साहित्य लिख रहा है हम उसको सम्मानित करें, उसके साहित्य का सम्मान करें। सम्मान में हमारे यहाँ जो सम्मान रहता है उसमें कोई राशि नहीं दी जाती है, केवल शॉल, श्रीफल, उपरना और हम कुछ मोमेंटो या प्रतीक चिन्ह के साथ हम सम्मान करते हैं। परिषद संगठन सम्मान करता है। अब उस सम्मान का उस राशि देने वाले सम्मान से ज्यादा महत्व है। जो 1 लाख और 2 लाख और 50,000 के इनाम मिल रहे हैं उससे ज्यादा इस परिषद द्वारा किए गए सम्मान को जो साहित्यकार है वो मान कर नहीं सकता। हम सभी जब राष्ट्रीय संगोष्ठी करते हैं तो राष्ट्रीय संगोष्ठी किसी न किसी इकाई पर होती है। अब मान लो हम कोटा इकाई पर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं, तो कोटा इकाई संपूर्ण भारत के लोगों को नहीं बुला सकती है, या निम्बाड़ा इकाई संपूर्ण भारत के लोगों को नहीं बुला सकती है। उस इकाई की अपनी क्षमता है, वो कितनी व्यवस्था कर पाएगी। तो उस दृष्टि से राष्ट्रीय संगोष्ठी में सब लोग नहीं जा पाते। तो हमारा एक विषय आता है राष्ट्रीय अधिवेशन, और हम कहते हैं कि हमारा अखिल भारतीय साहित्य परिषद राष्ट्रीय अधिवेशन करता है। पहले हम राष्ट्रीय अधिवेशन 2 वर्षों में किया करते थे, बाद में ऐसा तय किया गया कि हम प्रति 3 वर्ष पर अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे। अभी तक 16 अधिवेशन राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो चुके हैं। 15वां अधिवेशन जबलपुर में हुआ था, इस कोरोना काल से पहले हुआ था। कोरोना काल में हमारा अधिवेशन होने वाला था, वो किसी कारण से आगे बढ़ करके 2021 में दिसंबर में हरदोई में संपन्न हुआ। वो हमारा 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन था। और आपको जब अधिवेशन के बारे में जानकारी देते हैं तो हमारे लिए 2-3 सूचनाएं बहुत ही काम की है। पहला अधिवेशन जो दिल्ली में किया गया, अधिवेशन चल रहा था तभी जानकारी आई, सूचना आई, अत्यंत दुखद सूचना आई, पंडित दीनदयाल जी का निधन हो गया, किसी ने क्रूरतम हत्या कर। और उस सूचना के साथ ही, उस शोक संदेश के साथ उस अधिवेशन की समाप्ति कर दी। आगे चूंकि दीनदयाल जी एक चिंतक थे, साहित्यकार थे, राजनीतिज्ञ थे। बाद में जब हमने दूसरा और तीसरा अधिवेशन किया, जो हमारे लिए जो कोटा के लिए जानकारी जानने के लिए जरूरी है वो है अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने अभी तक संपूर्ण देश में 16 अधिवेशन किए हैं और 16 अधिवेशनों में 3 अधिवेशन कोटा में संपन्न हुए। करतल ध्वनि से हम 3 अधिवेशन करने के लिए कोटा का अभिनंदन करते हैं। 3 अधिवेशन, तीसरा, 5वां और 8वां। उसमें भी 8वां अधिवेशन जो था वो दया कृष्ण जी विजय के सानिध्य में संपन्न हुआ। और 8वें अधिवेशन की समाप्ति पर सामान्यतः हमारा यही है कि राष्ट्रीय अधिवेशन जब होता है तो देश भर के कार्यकर्ता वहां आते हैं। जो आज तक उसने सुना है, जिसके बारे में पढ़ा है, उसको व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका, मिलने का मौका, उसके साथ रहने का मौका वो राष्ट्रीय अधिवेशन में मिलता है। बड़े बड़े साहित्यकार देश भर के हमारे यहाँ उन अधिवेशनों में पहुंचते हैं। तो उस अधिवेशन के उपरांत आगामी 3 वर्षों के लिए कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाती कि अब हमारे अध्यक्ष कौन होंगे। और वो 8वें अधिवेशन के उपरांत ही श्री दया कृष्ण जी विजय को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। तो कोटा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है। कोटा ने 3 राष्ट्रीय अधिवेशन किए हैं। और चित्तौड़ की धरती से, निम्बाड़ा की धरती से यहां पहुंच करके ये केवल पुनः स्मरण करवाना, अभ्यास करवाना, सूर्य को दीपक दिखाने की भांति है। क्योंकि कोटा में वो ऊर्जा है जो उसने बहुत पहले करके दिखाया है और हमें उस ऊर्जा को संकलित, संचरित और उसको संरक्षित रखने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता मिलेंगे जो पहले तो बहुत सक्रिय थे लेकिन आजकल सक्रिय नहीं है। सबके मन में कोई न कोई कारण, कोई पीड़ा, कोई न कोई बात रही होगी। हम में कुछ टीम ऐसी होनी चाहिए, कुछ समूह ऐसा होना चाहिए, सबके मन की बात निकालते हुए फिर से उनको काम पर लेकर के कि नहीं, हम परिवार में भी एक साथ रहते हैं, कभी कभी मतभेद हो जाते हैं किसी विषय पर। मेरा विचार कुछ और है, पिताजी का विचार कुछ और है, लेकिन हमारे बीच मनभेद नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। और हम मतभेद हटा करके मतभेद नहीं रहने देंगे। मतभेद से तो काम चल जाएगा, अपनी बात रखेंगे। तो हम उनको भी अपने इस गंगा के प्रवाह में लेकर के आए और अपनी गति को हम तेज करें, बढ़ाएं। राष्ट्रीय संगोष्ठी के अलावा परिषद कई प्रकार के रचनात्मक कार्य करता है, जिसमें काव्य गोष्ठी का करना, कवि सम्मेलन का करना,
साहित्यकार सम्मान समारोह हमने चर्चा की थी, नवोदित प्रतिभाओं को पुरस्कृत करना, रचनात्मक साहित्य का प्रकाशन करना, कहानी, कविता, नाटक इत्यादि प्रतियोगिताएं करवाना, ताकि इससे हमें नए साहित्यकार यानी साहित्य के प्रति जिनकी रुचि है ऐसे कार्यकर्ता हमको मिलते हैं। जो हमने कहा साहित्यकार प्रशिक्षण शिविर, इस प्रकार के शिविर में हम उनको कौशल सिखाते हैं, कहानी, कविता, कार्यशाला को हम आयोजित करते हैं और ऐसे बहुत सारे कार्यों को लेकर के हम परिषद जो है लगातार देश भर में अपने कार्यक्रम करते रहे। जब हम बात करते हैं तो कुछ बातें जो हमें ध्यान में रहनी चाहिए आयाम की दृष्टि से, वो आप सबको केवल अभ्यास करवाना था, और कुछ बातें जो मैं इसके साथ रखना चाहता हूं कि हम सबके पीछे जो मूल मंत्र है, हम जिसके कारण जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता जो है वो शरीर का अस्थि है, हड्डी है। जैसे शरीर बिना अस्थि के खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे कोई भी संगठन बिना कार्यकर्ता के खड़ा नहीं हो सकता। यानी कि कार्यकर्ता उसकी रीढ़ की हड्डी है, तो हमें उसके कार्यकर्ता की चिंता करनी पड़ेगी, कार्यकर्ता के सम्मान की चिंता करनी पड़ेगी। वो कार्यकर्ता हमारे यहाँ अपनी अर्थव्यवस्था देकर के, अपनी आर्थिक सहायता देकर के, अपना समय निकाल करके, अपनी ऊर्जा निकाल करके हमारे पास आता है, और केवल हम उसको सम्मान और सम्मान देते हैं। तो वो सम्मान हम अपने हर कार्यकर्ता को, प्रत्येक कार्यकर्ता को दें, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। मैंने कहा हमने जो हम सबके बीच में जो जड़ है, जिसके कारण हम सब जुड़े हुए हैं, वो केवल एक मूल मंत्र है, भारत माता की जय। यह मूल मंत्र देशभक्ति का हमें जोड़े रखता है, और इसी मूल मंत्र के कारण हम सब एक पटल पर, एक क्षेत्र में, एक केंद्र पर अवस्थित होते हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, श्री रविंद्रनाथ टैगोर, आप जापान गए किसी उद्बोधन करने के लिए, और जापान में गए तो जापानियों ने उनको सुनने से मना कर दिया। बात यह आई कि जापानियों ने पूछा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर इतने बड़े साहित्यकार हैं, भारत से आए हैं, और आप उनको सुनने के लिए नहीं आए हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। एक जापानी ने कहा, वह ज्ञानी किस काम का जो अपने देश को आजाद नहीं करा सकता। गुलाम देश के ज्ञानी से हमें ज्ञान नहीं लेना है। और रविंद्रनाथ टैगोर का बहिष्कार हुआ और उनका कार्यक्रम नहीं हुआ। तो हम सबके अंदर जो सबसे मूल प्राण है वो है हमारी देशभक्ति, अपनी संस्कृति के प्रति हमारी निष्ठा, अपनी सनातन संस्कृति को संरक्षित रखने का हमारे ऊपर एक जो भार है, वो हम साहित्य के माध्यम से लोगों के बीच में, पाठकों के बीच में लेकर के आए। समय बहुत संक्षिप्त है, बातें बहुत सी थी, लेकिन मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आदरणीय श्री पंकज झा।